डिटर्मिनेंट अध्याय 4 और आज हम लोग 4.5 और 4.6 पर अध्ययन करने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं कि आज की कड़ी में हम डिटर्मिनेंट का समापन कर देंगे। जैसे इसमें हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिपीट कर दें। अगर हम बात करें तो बाबू मेरे, आप जानते हैं कि 4.1 हमने आपको पढ़ाया है, जहां पर हमें एक क्रॉस एक कोटि के सारणी का मान निकाले। उसके बाद 2 क्रॉस 2 का सारणी का मान निकालना सीखे थे। फिर 3 क्रॉस 3 कोटि के सारणी का मान निकालना हमने सीख लिया था। 4.2 की अगर हम बात करें बाबू, 4.2 की, तो ये भी आपको पता है कि 4.2 में हमने क्या पढ़ा है। हमने यहां पे गुणधर्म के द्वारा हमने यहां पर सारणी का मान निकालना सीखा था। हमने 4.3 भी पढ़ा, जहां पे हमने आपको बताने का काम किया कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ध्यान दिया, सारणिक के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, यह हमने 4.3 में पढ़ा। आगे की कड़ी में अगर बात करते हैं 4.4 में, तो 4.4 में हमने आपको यहाँ पे माइनर को फैक्टर के बारे में पढ़ाया, यानी उपसारणिक क्या होता है और साथ में सहखंड क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया। यानी अगर 4.1 की बात करें तो 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 कोटि का मान निकाले। 4.2 की बात करें तो यहाँ पे गुणधर्म के बारे में चर्चा की है। 4.3 की बात करें तो डिटर्मिनेंट के द्वारा त्रिभुज का हम कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं वो हमने बताया। और 4.4 में हम लोगों ने उपसारणिक और सहखंड के बारे में अध्ययन किया था कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें स्टार्टिंग लेना है 4.5 से, और 4.5 से का सवालों को हल करने के लिए इसके कंसेप्ट को समझना होगा। देखिए 4.5 और 4.6 दोनों एक दूसरे से संबंधित चैप्टर है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 4.5 समझ जाइएगा तो 4.6 भी आपसे हल हो जाएगा। 4.5 पे सबसे पहले आपको एडजॉइंट के बारे में समझना है। एडजॉइंट जिसको हिंदी में हम सहखंडज कहते हैं, ये ध्यान रखिए। देखिए हिंदी नाम थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि 4.3 में सहखंड आप पढ़े हुए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सहखंड पढ़े हुए हैं और इसी में केवल ज जोड़ दिया गया है, तो ये आपका 4.5 बन जाता है सहखंडज। ठीक है, अब ये सहखंडज क्या है पहले इसके बारे में समझते हैं। देखो सहखंडज को हल करने का वर्किंग रूल आप ध्यान में रखो। वर्किंग रूल ध्यान में रखना। क्या कैसे बनता है सहखंडज। देखो पहले तो तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया रहेगा A11, A12, A21 और A22, एक डिटर्मिनेंट दिया गया। इसके बाद आपको करना क्या है कि पहला स्टेप आपको ये करना है। फर्स्ट स्टेप देखो, पहला स्टेप क्या करना है कि फाइंड माइनर, यानी हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक ना। यानी पहला स्टेप आपको ये करना है कि सर उपसारणिक निकाले। पहला स्टेप यही है, ठीक है, उपसारणिक निकाल लेना। सेकेंड स्टेप क्या कहता है बाबू, सेकेंड स्टेप ध्यान में रखना, उपसारणिक निकालिए। उसके बाद कोफैक्टर निकालिए, यानी सहखंड निकालिए। कोई दिक्कत? जब भी आपसे अगर कहेगा कि सहखंडज निकाली, तो सबसे पहले आप उपसारणिक निकालिएगा, उसके बाद सहखंड निकाल लीजिएगा। थर्ड स्टेप कहता है, जो आप सहखंड निकाले ना, एक नया डिटर्मिनेंट बना लीजिएगा, नया सारणिक बनाइए। ध्यान दिए, नया सारणिक बना लेना है। और फोर्थ स्टेप क्या कहता है, फोर्थ स्टेप कहता है नया सारणिक आप बना लिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ स्टेप कहता है
नए सारणी का नया सारणिक का परिवर्त निकाल लीजिए। परिवर्त यानी देखो, उप सारणिक निकाल लेना, उसके बाद सखंड निकाल लेना, उसके बाद नया सारणिक बना लेना, और नए सारणिक का परिवर्त अगर निकाल दोगे ना तो वही आपका क्या कहलाता है बाबू? सखंडज कहलाता है। देखो एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लो तुम्हारे पास दिया गया हो a बराबर मान लो 5 2 6 1, ये दिया गया और कह रहा है कि इसका एडजॉइंट बताना है। एडजॉइंट बताना है। एडजॉइंट बताइए क्या होगा? कोई टेंशन नहीं है। देखो सबसे पहले इसका माइनर निकाला जाता है, ये बात अभी फर्स्ट स्टेप में आपको हम बताएं। माइनर निकालने का मतलब M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिएगा 1, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिएगा 6, M21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिएगा तो 2, और M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिएगा तो ये हमारा हो गया उप सारणी। अब सहखंड निकालना है। सहखंड कैसे? सहखंड में आपको बताए हुए, आपको याद होगा कि बाबू मेरे यहां से A11 तो क्या हो जाएगा? सम संख्या है तो 1 हो जाएगा, बताए हुए 4.4 में। इन दोनों का सम देखिए, A12 2 1 3 विषम संख्या है तो -6, A21 विषम संख्या है तो -2, A22 विषम संख्या या सम है तो पहला स्टेप था क्या? उप सारणिक निकाल लिए। दूसरा कह रहा था सखंड निकाल लिए। तीसरा कह रहा नया सारणिक बनाइए, यानी एक सारणिक का मान ले लेते हैं b, और b बराबर नया सारणिक बनेगा 1 -6 -2 और हो गया। और उसके बाद कह रहा है ना कि नया सारणी का परिवर्त निकाल दिए, यानी जो आप परिवर्त निकालिएगा एडजॉइंट ए यानी बी का ट्रांसपोज कर दिए तो 1 -6 -2 और यही होता है। यही आपका क्या बन गया? एडजॉइंट ए। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? अब देखिए, अगर ट्रिक से भी इसको आप बना सकते हैं, ठीक ना। अगर 2 क्रॉस 2 का है तो ट्रिक लागू होता है। देखो क्या कि अगर तुम्हारे पास a बराबर A11 A12 A21 और A22 दिया गया, a बराबर दिया गया हो इस तरह से, और कहे कि इसका एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ए, तो इतना निकालने का कोई जरूरत नहीं है। देखो आप कर सकते हो। देखो इन दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिए। क्या बाबू? स्थान परिवर्तन मतलब क्या? A22 यहां पे और A11, ठीक है। और इनका ये जो दोनों देख रहे हैं ना, इनका चिन्ह बदल दीजिए। इनका क्या कर दीजिए? चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन मतलब समझ रहे होंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में, यानी -A12 और -A22, ठीक। अब ध्यान दीजिए, देखिए अगर उस नियम से ट्रिक से इसको अगर हल करते हैं तो कैसे हल होता पता है? देखो एडजॉइंट A इक्वल टू, इन दोनों का स्थान बदलता है 1 5, और इन दोनों का चिन्ह बदलता है, प्लस में है तो -2 -6। देखो वही आया है कि नहीं आया है? आया। तो ये जो ट्रिक है केवल 2 क्रॉस 2 पे लागू रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और बनाने का ये आपका नियम है। और एग्जांपल इसमें समझाएं। क्लियर हो गया है? क्लियर है ना? चलिए 3 क्रॉस 3 का एक समझा दो। चलिए किताब देखे ना, तो किताब देखो बाबू। किताब का ही सवाल लेकर समझा देता कि ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बाबू सुनिए, जैसे आपके किताब में दिया गया 4.4 का सवाल नंबर पहला, 4.4 का सवाल नंबर पहला का, सॉरी दूसरा है, दूसरा क्या कर रहा है ना कि मान लीजिए a बराबर दिया गया है क्या? 1 -1 2 2 3 5 2 3 5 -2 0 और दिया गया है। कह रहा है ना कि फाइंड एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालना है।
बाबू मेरे एडजॉइंट निकालने के लिए अभी आपको बता दिए, सबसे पहले माइनर कोफैक्टर नया डिटर्मिनेंट बनाइए, उसका परिवर्त कर दिए। ये बात याद रखिएगा, क्या क्या? माइनर कोफैक्टर नया डिटर्मिनेंट परिवर्त, माइनर कोफैक्टर उसके बाद नया डिटर्मिनेंट और उसके बाद ट्रांसपोज, वही एडजॉइंट होता है। तो पहले हम माइनर निकालते हैं। देखो M11 उसके रो कॉलम को हटाइएगा 3 5 0 1 हो जाएगा। M12 उसके रो कॉलम को हटाइएगा तो क्या बनेगा 2 - 2 5 1। M13 उसके रो कॉलम को हटाइएगा तो 2 3 - 2 0। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटाइएगा -1 2 0 1। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाइएगा 1 2 -2 1। M23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हटाइएगा 1 -1 -2 0। ठीक, उसके बाद M31 को हटाइएगा -1 2 3 5। M32 तो उसके थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हटा दिएगा 1 2 2 5। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम हटाइएगा 1 -1 2 और, ठीक है। अब यहां से इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ? 3 - 0 देन 3, यहां पे बताओ 2 और माइनस माइनस प्लस 10 10 2 12। इसके बाद 0 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी का 6, यानी ये गुना करने के बाद माइनस लगता है, बात पता है ना। चलो यहां पे क्या हो जाएगा -1 - 0 देन -1। यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 दूनी का 4 यानी 5। यहां पे क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस फिर एक माइनस आता है तो -2 यानी, ठीक। यहां पे क्या हो जाएगा बताओ -5 - 6 यानी माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा 5 - 4 यानी 1। यहां पे क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इससे एक नया डिटर्मिनेंट बना लेना है। सॉरी, पहले तो उपसारणिक निकाल लिया, अब सहखंड निकालते हैं। देखो सहखंड कैसे निकालेंगे तो बाबू मेरे A11 सम संख्या है तो प्लस, A12 विषम संख्या है तो -12, A13 3 1 4 सम संख्या है तो 6, ठीक है। उसके बाद A21 2 1 3 विषम संख्या है, विषम संख्या है तो -1, A22 सम संख्या है तो क्या रहेगा प्लस में रह जाएगा, A23 3 2 5 विषम संख्या है तो माइनस माइनस प्लस 2 में बदल जाएगा। क्या बाबू? अच्छा तो ये +1 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा +1। A31 3 1 4 -11 रहेगा। A32 क्या हो जाएगा 3 2 5 -1। A33 क्या हो जाएगा, हमने माइनर निकाल दिया, कोफैक्टर निकाल दिया। अब इससे एक नया अवयव की निर्माण करना है जिसका नाम हम क्या दे देते हैं बाबू मेरे B दे देते हैं, यानी B दे दिए। क्या बने बताओ 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और हो जाएगा। अब सवाल क्या है कि इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एडजॉइंट A = B का ट्रांसपोज, और B का ट्रांसपोज करेंगे 3 -12 और 6, उसके बाद 1 5 2 -11 -1 और ये हमारा एडजॉइंट। बोलिए कोई दिक्कत है तो, यानी अगर एडजॉइंट कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा ना कि सबसे पहले माइनर, कोफैक्टर, नया डिटर्मिनेंट, फिर ट्रांसपोज। ध्यान रहेगा, माइनर, कोफैक्टर, नया डिटर्मिनेंट, फिर ट्रांसपोज, 4 गो स्टेप में आपको एडजॉइंट निकल जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब जब ये समझ गए तब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पे हम इनवर्स पर भी चर्चा कर दें कि बाबू इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। इनवर्स कैसे निकाला जाता है, इनवर्स क्या होता है, ठीक है।
देखिए अब चलते हैं बाबू इनवर्स के पास। सुनिएगा, एक इसका प्रॉपर्टीज है वो भी ध्यान में रखिएगा आप, ठीक ना। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म। गुणधर्म क्या देखो, अगर तुम्हारे पास, अगर मान लो गुणधर्म क्या है इसका कि एडजॉइंट ए, ठीक ना, एडजॉइंट ए दिया गया है और आप उसमें ए से गुना कर दो या डिटर्मिनेंट ए में एडजॉइंट ए से गुना कर दो या डिटर्मिनेंट ए इंटू आई में गुना करोगे तो तीनों मान आपस में क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर एडजॉइंट ए दे दिया गया है, एडजॉइंट ए, और यहां से अगर आपसे कहा जाए तो आप इसको हल किया तो ये मान क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है ना। एडजॉइंट ए, ठीक है ना, एक मिनट थोड़ा सा देखिए, डिटर्मिनेंट नहीं होता है जी, डिटर्मिनेंट नहीं होता है। देखो एडजॉइंट ए इंटू ए में गुना कीजिए या ए इंटू एडजॉइंट ए में गुना कीजिए, डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल के आई से गुना कीजिए, तीनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, विशेष इस पर कुछ ज्यादा चर्चा नहीं है। चलिए अब आते हैं इनवर्स के पास। इनवर्स, इनवर्स यानी प्रतिलोम, प्रतिलोम। और प्रतिलोम को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स, ये बात आप जानते करते हैं, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी भी फंक्शन, किसी भी डिटर्मिनेंट का या मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना होगा तो ए इनवर्स इक्वल टू, जरूर ध्यान में रखिएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए और इनटू में एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। अगर ए इनवर्स पूछता है तो ध्यान रखना 1 बाई डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। सुनो इधर बात, अगर मान लो कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट कोई सवाल तुम हल किया और डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ जाएगा, या ऐसा होगा कि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं होगा, दो ना कंडीशन होगा जी। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को आप हल करते हैं या तो वो 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा, -2 -5 या 5 7 कुछ भी आएगा, दो ही कंडीशन होता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर ए इनवर्स आप निकालते हो और डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ जाए, यानी यहाँ पे 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि यह संभव नहीं है, यानी कह सकते हैं कि सर ए इनवर्स संभव नहीं है, ए इनवर्स संभव नहीं है। ये आएगा डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तब कहना कि सर ए इनवर्स संभव है और तब हम निकाल लेंगे। ये दो बातें आपको ध्यान रखना होगा। यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर दे दिया तो ए इनवर्स संभव नहीं है, और यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स संभव है, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान रखना, इसी फॉर्मूला से निकाले हुए, क्योंकि 1/0 कर देंगे तो गलत हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं संभव नहीं है, और 1/0 के बराबर नहीं है तभी जाकर ये संभव होता है। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए यहां तक आपका जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, समाप्त होता है। अब इसमें से आपको देख लीजिए 1 से लेकर और पहले 10 तक, अगर आपको कोई सवाल में दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए। ए इनवर्स पे को एग्जाम्पल बता देना जी। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 5 ही बता देते हैं, ठीक ना। आप ही के किताब का एग्जाम्पल नंबर 5 किस चैप्टर का है सर, तो 4 पुराने वाले किताब से पढ़ा रहे हैं ना, 4.5, ठीक। दिया क्या गया है 5 नंबर कि सर a बराबर 2 - 2 4 दिया गया, कह रहा है ना कि फाइंड द इनवर्स। सुनो इधर, इनवर्स निकालना है बाबू, सुनो इधर, ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट, इनवर्स निकालना है। सुनो इधर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको ए इनवर्स का फॉर्मूला अगर देखें तो डिटर्मिनेंट ए का मान सबसे पहले निकाल लीजिए, किसके बराबर आता है, देखो 3 दूनी का 6 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी का 8 6 0 के बराबर तो नहीं है, यानी ए इनवर्स निकल पाएगा। अब इसका एडजॉइंट निकालें तो ये 2 × 2 का है, तो हम डायरेक्ट ट्रिक से ही लिख लेते हैं,
एडजॉइंट ए इक्वल टू, बताओ 3 2 -2 है +2 +4 है -4, ओके एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए और इनटू में एडजॉइंट है, यही ना बताए हैं बाबू, बोलो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए का मान 14 और एडजॉइंट ए कितना है 3 2 -4 2, इतना पर भी छोड़िए तो गलत नहीं है, नहीं तो फिर अंदर ले जाके गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 बाई 14 डायरेक्ट 2 से, यानी 1 बाई 7 माइनस 2 बाई 7 और 1 बाई कितना हो जाएगा 7, ये हमारा आंसर। बोलिए आए गुना करेंगे ना, लिखेंगे 3 बाई 14, फिर 2 में 1 से गुना 2 बाई 14 होता, कटा के 1 बाई 7 लिख दिए। नहीं बस इतना ही आंसर आ जाएगा। हाँ क्या बोल रहे बोलिए। तो अब इसका मान का नाम गुना कहला करेंगे, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछता ना तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए इनवर्स पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। चलिए 1 से लेकर 10 तक में देख लीजिए, कोई सवाल ऐसा है जो लग रहा है कि आपसे नहीं बन पाएगा तो आप पूछ सकते हैं। है 4 नंबर कह रहा है कि ये तो और आसान है जी, देखो 4.4 का 4 नंबर कह रहा है, क्या दिया गया है बाबू 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक। कह रहा है कि इसको वेरीफाई करना है क्या कि सर ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए और इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। कह रहा है कि इसको प्रूफ करना है, क्या दिक्कत है बाबू अभी बताएं, इसका प्रॉपर्टी होता है ये हमेशा बराबर ही आएगा, बताइए कैसे बनाइएगा। सुनिए ए का मान दिया गया, पहले तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकल नहीं जाएगा, निकल जाएगा तो क्या दिक्कत है, गुना करके बस लिख देना है। हाँ इसको आप पहले मान निकाल लीजिए, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, फिर इसका भी मान निकाल लीजिएगा, डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल के आई से गुना कर दिया था। आई तो आपको पता होना चाहिए कि आई क्या होता है बाबू, तो बाबू मेरे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 हो जाएगा हल। घर पे करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन बन जाएगा, हार्ड नहीं है, ठीक है ना। चलिए और बोलिए, ठीक है। देख लीजिए 12 नंबर जो है, 11 भी उसी तरह का है। 12 नंबर ए बी हम पहले ही मैट्रिक्स में बता दिए थे कि ए बी का होल का इनवर्स होगा तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। 13 नंबर जो है ठीक ना, इक्वल टू ए इनवर्स निकालना है, चलो 13 नंबर बता देते हैं, ठीक है ना। कहा बोलिए बनाइएगा, मेहनत नहीं करेगा, पहले बनाने का प्रयास करना, नहीं बनेगा तो पूछ लेना। ए बराबर 3 1 -1 2 कह रहा है कि सो दैट पहले सिद्ध करना है ए स्क्वायर -5 है प्लस 7i इक्वल टू 0, इसको सिद्ध करना है, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देखो करना क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब तो समझिए ना रहा होगा जी, ए इंटू ए -5 इंटू ए प्लस 7i इक्वल टू हो जाएगा। ए को देखा जाए तो ए क्या है बताओ, 3 1 -1 2 और फिर 3 1 -1 2 -5 ए का मान 3 1 -1 2
प्लस 7 आई का मान 1001 और बराबर हो जाएगा। अब लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए। आप जानते हैं ना, 3 3 जा 9 -1 3 1 जा 3 +2 -3 और -2 -1 और +4 -5 3 जा 15 5 -5 और 5 2 जा 10 प्लस 7007 बराबर 0। कितना हो जाए, 9 में से एक जाएगा 8 5 -5 और 4 में से गया 3। और ध्यान दीजिए -15 5 -5 10 और प्लस में बाबू क्या है 7007 इक्वल टू 0। ये और ये प्लस में है, जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा बताओ। 7 8 7 15, ठीक। 5 0 5 ही रह जाएगा, -5 0 -5 और 3 और 7 10 और माइनस घटा देंगे तो 15 है 5 है -5 है 10 है बराबर 0। ध्यान देना 15 में से 15 जाएगा 0 0 0 0 इक्वल टू 0 0 बराबर 0। देन ए इनवर्स भी पूछा, निकल नहीं जाएगा, माइनर निकालिए कोफैक्टर निकालिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला बताइए दिए, बोलिए हो जाएगा। चलिए अब इसमें से अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो 4.6 का जो एप्लीकेशन है बस थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद ये भी 4.6 भी समाप्त हो जाएगा। तो इसको HW में दे देते हैं, अगर बनाइएगा बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। आए क्या नंबर देखिए 14 नंबर कह रहा है ना, फॉर द मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया है 3 2 1 1, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ ए एंड बी, ए इक्वल टू व्हाट और बी इक्वल टू व्हाट, जहां पे ए स्क्वायर प्लस ए बड़ा वाला ए है प्लस बी आई इक्वल टू 0 है। ए और बी का मान हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखिएगा कहा हुआ, तुम वहां से उठो तो वहां से निकलो, उधर जाके बैठो, उधर जाके बैठो, बैठो उधर। देखो ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस बी आई इक्वल टू 0। देखो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, ए प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान देना ए का मान क्या है 3 2 1 1, 3 2 1 1 और प्लस ए इंटू 3 2 1 1 प्लस बी इंटू 1 0 0 1 बराबर 0। मल्टीप्लाई करने बाबू तो आपको तो ये सब बताइए किए हैं, 3 3 जा 9 प्लस 2, फिर 3 2 जा 6 प्लस 2, 1 3 जा 3 प्लस 1, 1 2 जा 2 प्लस 1 और प्लस में 3a 2a a और a प्लस में b 0 0 b बराबर 0। 9 2 11 6 2 8 3 1 4 2 1 3 और प्लस में क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दें तो 3a प्लस b 2a, a और a प्लस b इक्वल टू 0। इन दोनों का सम करना है 11 प्लस 3a और प्लस b, ठीक है। 8 प्लस 2a, 4 प्लस a और 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 को तो लिखिए ना सकते हैं 0 0 0 0। आपको बताए हुए हैं इसका पहला उसका पहला बराबर होता है, मैट्रिक्स में बताए हुए हैं आव्यूह की समानता में, तो क्या हो जाए बताओ 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0 और 8 प्लस 2a इक्वल टू 0। 2a इक्वल टू -8, 2 से कटा देंगे 4, a बराबर माइनस, a का मान क्या हो गया -4,
अब समझो 11 प्लस 3 इंटू ए का मान -4 प्लस बी इजकल टू 0, 11 माइनस 12 प्लस बी इजकल टू 0, -1 प्लस बी इजकल टू 0, बी बराबर 1 और ए बराबर -4। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत था नहीं। चलिए, क्लियर है। अब इसमें से जो सवाल छोड़ रहे हैं उसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कल के क्लास में हम बता देंगे। चलिए आते हैं 4.6 के तरफ, और 4.6 में इसमें और पूछना है, देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव, correlate A with the non-singular square matrix of order 3 क्रॉस 3, then adjoint A is इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो पहले आप ये दोनों ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाने का प्रयास करना। कल नया टॉपिक नहीं चालू करेंगे, इसी को हम लेकर रिपीट करेंगे, ठीक है ना। पहले आप लोग बनाइए, तब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 4.6 में, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के द्वारा हम एंड मैट्रिक्स, इसका एप्लीकेशन समझते हैं। सुनिए क्या है, ठीक ना, कि सारणिक के आव्यूह का प्रयोग, यही पढ़ना एप्लीकेशन, ठीक। सुनिएगा क्या है, जैसे मान लीजिए, अगर बात को समझिएगा, देखिए एक बात समझ लीजिए, उसके बाद ये क्लियर हो जाए। देखो मान लो आपके पास एक दिया गया इस तरह से कि बाबू a1 x प्लस b1 y इजकल टू c1, ठीक। एक इक्वेशन दिया गया है a2 x प्लस b2 y इजकल टू c2, और कहेगा कि डिटर्मिनेंट के द्वारा आप इसे सॉल्व कीजिए, कि डिटर्मिनेंट के द्वारा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो अब यहां से तुम मानना क्या कि सर a बराबर क्या मानना जाता है। देखो a1 b1 a2 b2 ये मान लेना, ठीक। और बड़ा वाला x ले लेना जिसका मान निकालना है, यानी x और y, और एक b ले लेना जो बराबर के बाद रहता है c1 ले लिए। इस बात को आप ध्यान में रखना कि अगर आप a में 1 से गुना करके b करते हैं तो निश्चित तौर पे वही बात है। देखो कैसे, अगर आप इसमें इस तरह से गुना करोगे तो देखो a1x प्लस b1y, फिर a2x प्लस b2y, या बराबर में हम b लिखे हुए हैं तो c1 c2 बराबर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके समक्ष इक्वेशन के रूप में सवाल मिलेगा तो आप इस तरह से इसको लिख देना। अब मान किसका निकालना रहता है, बताइए, इसका मान निकालना है। तो x बराबर, हम a को लेकर उधर चले जाएं तो क्या हम a इनवर्स b नहीं लिख सकते हैं? क्या बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी अगर डिटर्मिनेंट के द्वारा आपसे कहा जाए कि इसका मान निकालिए तो कोई टेंशन नहीं बाबू, इस नियम को ध्यान रखना कि x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू a इनवर्स निकालना सिखा चुके हैं, b तो आपको पता है, x पता रहेगा, वहां से आप मान निकालिए। इस पे एक एग्जांपल पे हम सवाल आपको समझाते हैं। जैसे मान लो 4.6 का ही पहला ही सवाल लेते हैं। एक सवाल है कि सर x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2x प्लस में 3y इक्वल टू 3, ठीक। यहाँ पे 2 है बाबू, ठीक है। तो कहेगा ना कि इसका बताइए, हल करना है, ठीक। अभी a इनवर्स कैसे हम इसका x y का मान निकालेंगे, ध्यान देखो। अगर हम a लेते हैं a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1 2 2 3, कोई दिक्कत? कैसे सर, x के साथ 1 गुना में है, 1 2 2 3 हो गया। किसका मान निकालना है, x, तो बताइए कि है x और y हो जाएगा, और b जो है वो आपका 2 और 3, कोई दिक्कत? अब x इक्वल टू फॉर्मूला अभी बता दिए, a इनवर्स b होता है। x इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b। a इनवर्स निकालने के लिए तो फॉर्मूला पता है आपको कि सर a दिया गया है तो डिटर्मिनेंट a निकालते हैं पहले, 3 1 जा 3 -4 देन -1 आ गया ना। अब एडजॉइंट इसका निकालना होगा तो 2 क्रॉस 2 का है तो डायरेक्ट हम
ट्रिक से ही निकाल लेंगे। 3 1 -2 एडजॉइंट भी आ गया। ए इनवर्स अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए और क्या बाबू एडजॉइंट ए, यानी लिखना होगा तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना है -1 और एडजॉइंट ए कितना है 3 -2 और 1। ए इनवर्स इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई -3 +2 और माइनस ए इनवर्स आ गया ना, बोलिए ए इनवर्स आ गया। अब क्या करना है आपको कि सर x इक्वल टू ए इनवर्स b, ये फॉर्मूला बना। x का वैल्यू आपके पास पता है कि सर x और y है, a इनवर्स का वैल्यू -3 2 -1 है और b का वैल्यू 2 और क्या है 3 है ना बाबू। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे कि एक्स वाई इक्वल टू, देखो गुना करना तुमको तो आता है ना जी, कितना हो जाए बताओ -6 +6 हो जाएगा -6 2 दूनी का 4 और -3 एक्स वाई क्या हो जाएगा बाबू बताओ 0 और 1, यानी x का मान 0 और y का मान, यही आंसर है। अगर इस तुम समीकरण के रूप में भी इसको हल करेगा ना तो इतना ही आएगा, देख लो कैसे। x + 2y इक्वल टू 2 है और क्या है 2x + 3y 2x + 3y इक्वल टू 3, ठीक है। इक्वेशन के रूप में जैसे हल करते इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सर गुना 3 से और गुना 2 से 3x + 3 दूनी का 6y इक्वल टू 3 दूनी का 6 2 2 जा 4x + 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस माइनस ये तो कैंसिल -x इक्वल टू 0 यानी x बराबर, ठीक है। अब x का मान समीकरण किसी में रख देते हैं इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से x + 2y इक्वल टू 2, x का मान 0 + 2y इक्वल टू 2 2 कैंसिल y इक्वल टू 1, देख लो। और ऐसे भी हल करें तो x बराबर 0 y बराबर 1। सवाल अगर ऐसे सवाल दे दे और कहेंगे कि सॉल्व, तो आप इस तरह से भी हल कीजिएगा तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर कह दे कि सारणी का प्रयोग करके हल करना है तो आपको इतना फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे समझिए। हल दोनों तरफ से होगा वही, लेकिन ये डिटर्मिनेंट के द्वारा सॉल्यूशन होगा और वो डायरेक्ट जैसे आप 10th क्लास में पढ़े हैं उसके द्वारा होगा, कोई दिक्कत, ठीक। चलिए यहां पे आपका 14 गो 16 गो सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बोलिए समझ में आया कि नहीं, इनवर्स इसका प्रयोग कहां कैसे होगा, ठीक है ना। महत्वपूर्ण यही है कि a का मान x का मान b का मान आप फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद आसानी से हल हो जाता है। और एक दो सवाल बता दें, क्या नंबर 4 नंबर, अच्छा चलिए देखते हैं। सुनो 4 नंबर क्या है बाबू, x + y + z इक्वल टू 1 2x + 3y + 2z बराबर 2 और ax + ay प्लस में 2az इक्वल टू 4, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे a इनवर्स निकल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ यही क्वेश्चन है जी, है यही है 2ax + ay + 2az दिया गया है। अच्छा इसमें करना क्या है, एक मिनट, द कॉन्स्टिट्यूटिव एंड द सिस्टम इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। हाँ संगत असंगत पूछे, देखो संगत असंगत हम अभी नहीं बताए हैं, सुन लो पहले बात। ए इनवर्स निकालना तो आपको समझा दिए। देखो संगत क्या होता है असंगत क्या होता है, पहले ये बात समझ लो, संगत और असंगत। देखो जब तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आए ना तो इसको क्या कहना, संगत, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 के बराबर ना आए, ठीक है ना, तो क्या कहना संगत। और डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो हम इसी को कहते हैं असंगत, इसी को कहते क्या है असंगत, बस यही होता है, ठीक ना। पहला का आंसर क्या दिया देखिए तो 4.1 के संगत दिया है ना, है
इतना बनाना नहीं, ए इनवर्स हम निकाल दिए हैं। आपको बस इसी का मान निकाल लेना है। ये -1 आया तो 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो हमने क्या लिखा है, 0 के बराबर नहीं होगा तो संगत। तो यहीं पे डायरेक्ट आंसर लिख देना है संगत। हम ये ए इनवर्स निकाल कर दिखा दिए कैसे निकलेगा, हालांकि सवाल हम पढ़े नहीं है इसलिए हम इतना कर दिए, नहीं तो यहीं पे आपको हम कह देते संगत और आंसर इतना ही होता है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये सवाल का पूछ रहा है कि संगत है या संगत, तुम पहले ए का मान निकाल लो। ए का मान निकालो, क्या होगा 1 1 1 2 3 2 ए और 2a। ठीक। अब यहां से तुम सॉल्व करना कि इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान क्या हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 0 आ जाएगा इसका मान तो कह देना क्या है ये बाबू, बताओ 0 हो जाएगा तो असंगत है, 0 नहीं होगा तो संगत। तो चलिए निकाल ही लेते हैं। इसको हल करने के लिए थोड़ा सा हम गुणधर्म का ही प्रयोग कर लेते हैं, या चलिए छोड़िए हल ही कर लेते हैं बाबू। ठीक है, सुनो बताओ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 लेंगे, रो कॉलम छोड़ दीजिए 3 2 a 2a, -1 लेंगे, रो कॉलम छोड़ दीजिएगा 2a 2 2a, और +1 लेंगे, रो कॉलम छोड़ दीजिएगा 2 3a और मिलाइए, बताइए कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6a -2a हो जाएगा, -1 इंटू 2 दूनी का 4a -2a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 6a में से 2a जाएगा 4a, -1 इंटू 2a और प्लस -a हो जाएगा। चलिए 4a -2a -a, 4 में से 4a में से 3a घटाएंगे तो a बचेगा, 0 के बराबर तो नहीं हुआ, और जब 0 के बराबर नहीं हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे बाबू, संगत। क्या कहेंगे, आंसर एक बार देख लीजिए। चलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलिए अब बोलिए, अब इसमें का सवाल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आए क्या है 16 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, सवाल पढ़िएगा। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, यानी प्याज को x मान लिए, गेहूं को y मान लिया और चावल को z मान लिए। आए बोलिए कौन सा बता दें, 13 नंबर। चलिए आए 12, चलिए देखो 12 नंबर क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। ठीक, दे दिया गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, ठीक है ना। देखो अगर हमें a बराबर लिखना होगा, a बराबर तो क्या हो जाएगा, अभी आपको बताएं। x का कोफिशिएंट 1 -1 1, 2 1 -3 1 1 1, कोई दिक्कत है तो बोलो। x का वैल्यू अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या कहोगे, x y z। अगर हम तुमसे b का वैल्यू पूछें तो 4 0, बताओ बना नहीं लोगे। पहले a का a इनवर्स निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि फॉर्मूला तो यही कहता है x इक्वल टू a इनवर्स b। बताओ 3 × 3 का a इनवर्स निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, निकल जाएगा। 4.5 में बताइए किए हैं, वहां से a इनवर्स निकाल लोगे, b तुम्हारे पास दिया गया, दोनों का प्रोडक्ट करके x का मान x y z रख के हल हो जाएगा, हल हो जाएगा। प्रयास किया, थोड़ा सा लंबा बनेगा, हार्ड नहीं है, केवल थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है ना। तो यहां तक आप बना लीजिएगा और 4.6 तक का कोई भी 4.5 और 4.6 का सवाल देख लीजिएगा। जो लगे आपसे बनाने का प्रयास जरूर किया, लगेगा कि नहीं बन पाएगा तो वैसी परिस्थिति में हम बताकर और अगला क्लास वेक्टर हम लोग पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 आपका, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5, उसके बाद 7 9 और उसके बाद हम लोग वेक्टर चालू करेंगे। इतना चैप्टर आपका समापन है, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप बना लीजिएगा ना, बन जाएगा ना। सवाल पढ़िए, क्या आपकी सवाल पढ़िए,
देखो पहले सुनो, प्याज पहले दिया गया है ना, तो प्याज इजकल टू मान लेते हैं एक, सब बोलो और क्या है आए? हाँ उसके बाद बोलो गेहूं, तो गेहूं को हम मान लेते हैं क्या बाबू, गेहूं को y मान लेते हैं, और क्या है चावल भी है, हाँ तो चावल को हम लोग z मान लेते हैं। अब बोलो फिर सब सवाल पढ़ो। देखो 4 kg प्याज यानी 4x, हाँ 3 किलो गेहूं 3y, 2 किलो चावल 2z, मूल्य है 60 रुपया। चलो आगे बोलो। 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं, 6 किलो चावल का मूल्य है 90 रुपया। 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, 70 रुपया। बताओ बना नहीं लोगे? ठीक है ना, वहां पे गेहूं छूट गया है, वो मिस प्रिंटिंग है, कोई दिक्कत, बन नहीं जाएगा, बन जाएगा ना, तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 4.4, 4.1 2 3 4 5 6 यहाँ तक पुराने वाले किताब से पढ़ा रहे हैं, नए वाला किताब से पढ़ाते तो 2-4 दिन पहले ही समाप्त हो जाता। 4.5 तक है, लेकिन 4.6 तक हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्या नहीं आएगा, यही तो करेगा। ठीक ना, तो चलिए यहाँ तक हो गया, बन जाएगा ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही पे हम रहने देते हैं, और इसके बाद आप सवाल देख लीजिएगा, क्या सवाल है उसको बता के फिर समापन किया जाए। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।